एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इको का 12th चैप्टर रिवाइंड सीरीज के अंदर, और वो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। देखो बच्चों, इंडियन इको में बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 ही चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आपकी नॉलेज के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए वो चैप्टर बनाए गए हैं। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं वो बहुत ही कम चैप्टर में फंसते हैं, और उनमें से एक ही ये चैप्टर है। तो आओ इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी से और बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर। डिटेल में तो सरस सर ने आपको पढ़ा रखा है, हम इसको रिवाइंड सीरीज के अंदर कवर करते हैं। और आपको पता है रिवाइंड सीरीज क्या है। और बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके लिए हमने चला रखी है ब्लास्ट सीरीज, जिसमें आपको दोबारा से सारे चैप्टर 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में कवर कर रखे हैं, जिसमें पूरा रिवीजन, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और रिवाइंड सीरीज तो मैं यहाँ इको की चला ही रहा हूँ। तो वर्कर क्या होते हैं? व्हाट इज वर्कर? वर्कर एक ऐसा आदमी होता है जो काम करता है अपने लिए ताकि पैसा कमा सके, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। अब डेफिनेशन के साथ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या है? अ वर्कर इज अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी काम के बदले, किसी चीज़ के बदले, सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पैसा अर्न करते हैं और अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जैसे दान पुण्य करना, घर में मम्मी खाना बनाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे में इंगेज्ड रहना ताकि वो अर्न कर सके और गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो वर्कर क्या होता है? वर्कर इज अ पर्सन हु इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न इनकम और कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं। 3 टाइप होते हैं: सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड वर्कर और कैजुअल लेबर। ये तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। ये तीनों क्या हैं? पहले पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो, मान लो यहाँ पे ये स्केच रखी है, मैं ये स्केच बना के बेचने का काम करता हूँ। तो मैं क्या हूँ? खुद ही बनाता हूँ, खुद ही बेचता हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने अपनी एक दुकान खोल दी, दुकान में मैं सामान बेच रहा हूँ, स्टेशनरी खोल दी, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं फार्मर में अपना खुद की खेती कर रहा हूँ, खुद ही बेच रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखे हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। और ये सारी डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल इतने ईजी और इतने अच्छे से लिखे हैं ताकि आप रिविजन कर सको। तो नीचे कमेंट करना PDF, मैं ये PDF आपको कमेंट में भेज दूंगा। और सॉरी, थोड़ा माइक का इशू है क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है। आपको थोड़ी आवाज़ अटक के आ रही होगी या थोड़ा सा वॉइस में इशू होगा, बट कोई नहीं, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्कर हु ऑपरेट देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो आदमी अपना खुद का काम, खुद का प्रोफेशन, खुद का बिजनेस चलाते हैं, किसी और के लिए काम नहीं करते हैं एम्प्लॉय के तौर पे, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय क्या होता है? वर्कर हु वर्क अदर एंड रिसीव रेगुलर वेजेस। कोई और किसी के लिए काम करता है, जैसे सैलरी पे, इंसेंटिव पे। हम फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, वो क्या हैं? रेगुलर सैलरीड या कैजुअल सैलरीड वर्कर। अब कैजुअल लेबर क्या होते हैं? वर्कर हु आर एम्प्लॉय ऑन डेली एंड टेम्परेरी बेसिस। दिहाड़ी मजदूर जिन्हें कहा जाता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आते हैं, जिनकी कोई सिक्योरिटी जॉब नहीं होती, टेम्परेरी बेसिस पे जिन्हें रखा जाता है, उन्हें हम कैजुअल लेबर बोलते हैं। आपको समझ में आया? सेल्फ एम्प्लॉयड वो आदमी जो खुद का बिजनेस चलाता है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो किसी और के लिए काम करता है, जैसे आपके स्कूल का स्टाफ हो गया, आपके ऑफिस का स्टाफ हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। कैजुअल लेबर वो हो गए जो दिहाड़ी मजदूरी में काम करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इक्वल टू वर्कर प्लस टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है। इंडिया का ऑब्जर्वेशन क्या है? इंडिया में रूरल एरिया है वह हायर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रेशियो है, ज़्यादा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है अर्बन एरिया के तौर पे, और द रेशियो इज हायर फॉर मैन देन वुमेन। मैन ज़्यादा काम करते हैं, वुमेन कम काम करती है। ठीक है। तो ये जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, इसको देख लेना। इंडिया का ऑब्जर्वेशन भी इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? सेक्टर्स। देखो बच्चों, कितने सेक्टर हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, जिनमें वर्कर काम कर सकते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। 3 प्रकार के सेक्टर है। मैं समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो PDF बोल देना, मैं PDF ही आपको कमेंट में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ देखिएगा।
प्राइमरी सेक्टर क्या है? सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करते हैं। जितनी भी एक्टिविटी रिलेट होती है नेचुरल सेक्टर से होती है, जैसे एग्रीकल्चर से हो गई, फॉरेस्ट से हो गई, फिशिंग से हो गई, ठीक है, कोई डेयरी फार्मिंग से हो गई, ये सब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ रिलेट करता है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इंडिया का क्या है, सबसे ज़्यादा मेन फोर्स, वर्क फोर्स यही काम करता है नेचुरल प्राइमरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में आता है उसे कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स पे, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्रीज एक्टिविटी। जो भी रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी सेक्टर से आता है, मान लो लकड़ी रॉ मटेरियल आपकी प्राइमरी सेक्टर से आई तो उसका बेड बनेगा सेकेंडरी सेक्टर पे। ठीक है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चर यूनिट आती है, कंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है? ये क्या करता है? हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, जिसमें बैंकिंग आती है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आती है। तीनों सेक्टर आपस में इंटरलिंक होते हैं। कैसे? प्राइमरी सेक्टर को लोन चाहिए तो कहाँ जाएगा? टर्सरी सेक्टर के पास, बैंक के पास। प्राइमरी सेक्टर को अपनी रॉ मटेरियल, अपना लकड़ियाँ सेकेंडरी के पास पहुँचानी है तो कहाँ जाएगा? टर्सरी सेक्टर के पास। टर्सरी सेक्टर को किसी अगर पैसा कमाना है, लोन से पैसा कैसे कमाते हैं, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी और प्राइमरी के पास। आया समझ में? अगर इसकी गाड़ी ही नहीं चलेगी, टर्सरी सेक्टर का ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बंद हो जाएंगे। अगर प्राइमरी सेक्टर अपना रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं तो टर्सरी बंद हो जाएगा, सेकेंडरी को रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा। तो ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरलिंक होते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही बड़ा इशू है आजकल इंडिया का कि बेरोजगारी होती क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट अगर व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, कोई भी इंसान अगर विलिंग, इच्छा शक्ति होती है उसके अंदर से काम करने की, और वो काम करने लायक भी होता है, बट वो क्या करता है? काम को ढूंढ नहीं पाता, उसको काम नहीं मिल पाता, उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी आदमी अगर काम करना चाहता है, उसके अंदर काबिलियत है काम करने की, पर उसे काम नहीं मिलता, उसे ही बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में भी 3-4 टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट के। ये टाइप्स क्या क्या हैं इन्हें देख लेते हैं। यहाँ से आप, मैंने फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना या स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ऐसे पढ़ के ऐसे समझाने में मुझे मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के दिमाग में बैठे, वो समझ जाएँ, उनको बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। समझना और रटने में बहुत फ़र्क होता है। तो पहला है सीजनल। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे सीजनल, दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लो किसी सीजन का काम, जैसे दीपावली में किसी ने पटाखे की दुकान लगा दी, होली, अभी होली आई थी, होली में किसी ने रंगों की दुकान लगा दी, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर में एक ही टाइप की फसल में उसको काम मिला, फिर 6 महीने बंद। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा काम होता है, जैसे मान लो एक खेत में 2 लोग काम कर सकते हैं एक दिन में, पर खाली खाली 10 लोग वहाँ लगे हुए हैं। अगर किसी जगह सिर्फ 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है और रखे 5 गए हैं तो उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फालतू के मैन पावर का यूज होना, इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ क्या होता है? जो लोग होते हैं वो देखते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, पर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहां आदमी पढ़ा लिखा होता है पर उसे काम नहीं मिलता। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहां खुली बेरोजगारी होती है, उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड आप समझ गए, जहां कम लोगों की जरूरत है पर ज़्यादा लोग हैं। सीजनल आप समझ गए, जहां सीजन पे काम होता है, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये रहे मेरे 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए सारे ही बच्चे इंतजार करते हैं मेरे ख्याल से। ये हैं वो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरे कहने कुछ यहाँ छूट गया रिवाइंड सीरीज में, क्योंकि रिवाइंड सीरीज में बच्चों हम डिटेल में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट में हम चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर आप मेरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बिजनेस स्टडीज़ में मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है, उसमें से लगा लो हिसाब, अगर आप 500 क्वेश्चन होंगे, वो 500 क्वेश्चन, चलो 500 नहीं भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपने सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दिए तो आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं? मान लो अगर आपने सारे क्वेश्चन अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं ना, तो आधे से ज़्यादा पेपर आपका एग्जाम में फंस जाएगा, आधा आउट ऑफ सिलेबस। जो मैं कराऊंगा अभी, जब बिजनेस स्टडीज़ का PYQ आएगा, पूरा पेपर आपका इसी चैनल से फंसने वाला है। तो
आप सब्सक्राइब करके चलेंगे। अभी शरद सर आपको इको पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। आपने अकाउंट्स का पेपर देख लिया होगा, आपने अकाउंट्स का पेपर देख लिया होगा कि अकाउंट्स में कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं, कितने क्वेश्चन शरद सर ने जो कराए थे वो फंसे हैं, कितने क्वेश्चन जो हमारे चैनल पे कराए हैं वही फंसे हैं, कितने क्वेश्चन जो शरद सर ने कराए हैं वही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंसे हैं। तो अब हम आगे इको में भी क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ तो मेरा सब्जेक्ट ही है, तो सोचो बिजनेस स्टडीज़ में मैं कितने क्वेश्चन फंसाऊंगा आप लोगों के लिए। तो बने रहिए उसके लिए। अब ये 10 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और शरद सर की ब्लास्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल द चैम्प इज इन मेकिंग।